हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का सेकंड लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों लॉज के अंदर कॉमन क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भी अपन दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भी सिर्फ दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप थर्ड लॉ का यूज़ करोगे, जो कि है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस डेफिनेशन को और इस सारे लॉ को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो मैंने क्या किया हुआ है, अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं। सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये अपने पास बी वेक्टर है। कहता है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है अपने को। और अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता था, जैसे आपको ये दो वेक्टर दिए जाते थे और उनकी डेफिनेशन के अंदर भी ये बात बोली गई है कि उन वेक्टर्स को सेम ऑर्डर के अंदर लगाते थे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर एक का हेड है तो दूसरे की वहाँ से टेल स्टार्ट होते, सेम ऑर्डर के अंदर। लेकिन यहाँ पर यही डिफरेंस है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। यही डिफरेंस है कि ये सेम ऑर्डर के अंदर वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर कैसे लगाए जाते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। दूसरे वेक्टर को भी आप इसकी दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए वेक्टर का और बी वेक्टर का दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मतलब ये कौन से वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है इस तरफ, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है। मान लो इधर लग रही है 5 न्यूटन फोर्स और इस तरफ लग रही है, आप बोलो 3 न्यूटन फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि 8 न्यूटन फोर्स लगी। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर किस लॉ का यूज करना पड़ेगा, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो उनके पैरेलल, आप उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। मैंने कुछ कहानी वो यही यूज़ की हुई है। मैंने क्या किया, ये मुझे दो वेक्टर दिए गए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे दिया। ए वेक्टर को मैंने ये ड्रॉ कर लिया, बी वेक्टर ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इस वेक्टर को इसके पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इस ए वेक्टर को मैंने उसके पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यही देखो अब अपने पास वही सेम कॉन्सेप्ट बन गया जो एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर था, कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर को मैंने इसके पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर मेरा यहाँ हो गया। अब ये देखो सेम ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट बन गया फिर से, कि ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर के हेड से ही बी वेक्टर स्टार्ट हुआ है। बन गया वही सारा सेम कॉन्सेप्ट जो आप कहाँ करके आए हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर किया था, ठीक है। और ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे ट्रायंगल। ये देखो ये जो शेप है, ये अपने पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल की शेप बन गई, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। डायगोनल जो था ये पैरेललोग्राम की शेप बन गई ना कंप्लीट, ये वाली जो शेप बन गई अपने पास पैरेललोग्राम की शेप बन गई। और इस शेप का जो ये डायगोनल होगा बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। यही डेफिनेशन के अंदर भी अपन ने ये बात लिखी है, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यही तो है, ये दो वेक्टर अपने को दिए हुए थे, ये दो वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो ये दो एडजेसेंट साइड बन गई एक पैरेललोग्राम की। और साथ में क्या बोलते हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और दोनों पॉइंट क्या, दोनों वेक्टर्स का ये कॉमन पॉइंट है ना। देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ये कौन बता रहा है, कौन है, कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, ये है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद ये जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी इसकी, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाएं और हेडिंग बनाएं अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट में वापस से वही दोनों वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये अपने पास था ए वेक्टर, ठीक है, और ये बी वेक्टर था, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए को मैंने यहाँ इसके पैरेलल शिफ्ट किया इस तरफ, ठीक है, बी को मैंने इसके पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, है ना। और ये जो रहेगा ओरिजिन दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, और ये उनका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, जो आर वेक्टर किसके इक्वल था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल। ये ए वेक्टर है अपने पास और ये बी वेक्टर है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये एक ऐसी शेप बन रही है, अगर देखें तो ये एक हाइपोटेनियस की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसका हाइपोटेनियस की अपने को वैल्यू निकालनी है तो अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओपी वेक्टर के कोर्सपोंड यहाँ पर इसी को आगे एक्सटेंड करके थोड़ा, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, तो मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आप इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू, और इसको नाम दे देते हैं एस का। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये सपोज कर लेते हैं थीटा है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है इसको नाम दे देते हैं बीटा का, अल्फा, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास जो जो आपने किया ना वो सारी बातें लिख भी देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके क्या करेंगे अपन यहाँ पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन एक्सटेंडेड ओ एस वेक्टर्स को अपन ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, उसके ऊपर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपने पास। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल अपने पास राइट ट्रायंगल कौन सी बन गई, ओ पी क्यू या ओ क्यू पी के अंदर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अपने को इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या निकालना है, ये अपने पास परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया सारा, और ये हाइपोटेनियस बन गया। अपने को वैल्यू ही हाइपोटेनियस की निकालनी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अपने पास क्या बन गया, ये ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना, ओ क्यू स्क्वेयर, ओ से लेके क्यू तक का हो गया ना, प्लस पी क्यू स्क्वेयर, ये बात होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ओपी, अब देखो जब भी आप कभी भी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, ऊपर अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कभी भी वेक्टर के फॉर्म में नहीं लेते, सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड लेना है। जहाँ जैसे ये देखो ओपी स्क्वायर, ओपी मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा आर वेक्टर स्क्वायर, आर वेक्टर नहीं, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड लेना है ओनली, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, आर स्क्वायर, वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ से लेके क्यू तक का, तो ओ से लेके क्यू तक को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ओ एस प्लस एस क्यू, ओ से लेके एस और एस से लेके क्यू तक बन गया ओ क्यू। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस पी क्यू जो है ऑलरेडी अपने पास। अच्छा अब देखो ये बात, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस की तो वैल्यू है मेरे पास, ए वेक्टर दिया हुआ था, ए है ना,
प्लस अब मेरे पास ना तो एस क्यू की वैल्यू है और ना ही मेरे पास पी क्यू की वैल्यू है। समझिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एस क्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और मुझे पी क्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही, राइट एंगल ट्रायंगल एस क्यू पी, है ना। इन ट्रायंगल एस क्यू पी के अंदर मुझे निकालनी है एस क्यू की वैल्यू, एस क्यू की वैल्यू, और मुझे गिवन है एस पी की वैल्यू गिवन है। आपने 10th के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया था ना, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट किया था पी बी पी एच एच बी, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट किया था आपने। और आप उसके अंदर एक रूल यूज़ करते थे कि अगर आपको एक राइट एंगल, क्योंकि वो भी सारा कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही काम करता है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप अगर आप 10th क्लास के अंदर करके आए हो तो जो चीज़ निकालनी होती है वो उसको हमेशा आप ऊपर रखते हैं और जो गिवन होता है उसको नीचे रखते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या बन गया, कॉस थीटा, थीटा एंगल कितने थीटा, तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या बन गया, कॉस थीटा। और यहाँ से एस क्यू की वैल्यू, एस पी की वैल्यू अपने को दी हुई है, एस पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी, तो बी वैल्यू यहाँ हो जाएगी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एस पी की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब अपने को पी क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, राइट कर लो बेटे, ये मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ, कर लिया राइट। इसी ट्रायंगल से ही अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, इन ट्रायंगल एस क्यू पी से ही अपने को अब पी क्यू की वैल्यू भी चाहिए। तो पी क्यू जो वैल्यू निकालनी है वो ऊपर, जो गिवन हो उसको नीचे। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास पी क्यू निकालना है, एस पी की वैल्यू अपने को बी गिवन है इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पी क्यू की वैल्यू अपने पास क्या निकल गई, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पी क्यू की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल दी, बी साइन थीटा, और यहाँ तक की वैल्यू एस क्यू की अपन ने कितनी निकाली, बी कॉस थीटा। हाँ जी, समझ में आ गई ये बात। तो अब अपने पास एस क्यू और पी क्यू दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज अपन ने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ एस क्यू एंड पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ एस क्यू एंड पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, तो अपने पास क्या बन गया, ये आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस एस क्यू की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, सॉरी ये एस पी, ये एस क्यू है, एस पी नहीं है, एस क्यू। ठीक है, एस क्यू की वैल्यू, हाँ जी, एस क्यू की वैल्यू आई है अपने पास बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। ठीक है, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी, ये होल स्क्वायर था इधर, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अच्छा, अब आगे देखिए, जब ये अपन स्क्वायर ओपन करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास क्या बन गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab cos थीटा, ये 2ab cos थीटा सबसे लास्ट में अपन लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर अब अपने पास 2ab cos थीटा। अच्छा, ये 10th के अंदर आप आइडेंटिटी करके आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये तो बन गया अपने पास 1। ठीक है, तो क्या बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक है, इधर लिख देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट का अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर जाके इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये अपने पास फाइनली मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब सेकंड चीज, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर्स को जब भी आप ऐड करते हो तो उनका आगे जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो अपन अभी निकाल लिया कि उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसकी आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे इसकी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए नाउ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, नाउ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन। हाँ जी, तो ये मैं इरेज कर दूं, कर लिया हो तो आपने राइट। हाँ जी, देखो अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन मतलब आपको स्लोप निकालनी है ना, ये वाली इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही देखो जो बड़े वाली ट्रायंगल है अपने पास, दो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुई है ना, जो बड़े वाली ट्रायंगल है, बड़े वाली ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल OPQ के अंदर। ठीक है, अब अपने को रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए स्लोप की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा अपने पास क्या होता है, tan थीटा, थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा एंगल है, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब PQ बाय बेस, बेस मतलब OQ, OQ को आप ऐसे लिख सकते हो OS प्लस SQ, ये बात है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस को आपने लिख दिया OS प्लस SQ। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो tan बीटा इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, B साइन थीटा, अपॉन में OS की वैल्यू कितनी है, A प्लस SQ की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा। तो ये अपने पास tan थीटा निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ से बीटा निकालना है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। समझ में आया, ये क्या निकल गई, डायरेक्शन निकल गई। अब यहाँ पर वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है सारी कहानी, और सारी कहानी डिपेंड करेगी इस एंगल के ऊपर भी, एंगल के ऊपर भी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने हैं। अगर दो वेक्टर की, चलो इसको स्पेशल केस बना के आप लिखते हैं, राइट कर लो, ये जल्दी जल्दी कर लिया, राइट कर दो रेज। ठीक है, इसको ना बड़े अपन स्पेशल केस बना के लिखते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा ध्यान रहेगा, याद भी रहेगा। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस अगर दो वेक्टर्स के बीच में, नंबर 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर, फर्स्ट ए वेक्टर भी इस तरफ ही जा रहा है और बी वेक्टर भी इस तरफ ही जा रहा है, ए वेक्टर भी इस तरफ है और बी वेक्टर, दोनों में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0। अब एंगल ही नहीं बनेगा
तो उस केस में अपने पास रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट वेक्टर का, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का अपने पास फॉर्मूला था r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, ये था। अब थीटा कितना है 0, कोस 0 डिग्री हो गया। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अपने पास ये क्या बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये बन गया 2ab। अच्छा ये नहीं बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, किसका बन गया a प्लस बी होल स्क्वेयर, और सारे का क्या था स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट। तो उस केस के अंदर आप रिजल्टेंट ऐड कर ऐसे करोगे, आप जनरल ऐड कर दोगे दोनों वेक्टर्स को। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, मान लो दो वेक्टर इस वे के अंदर है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे ही है, सेम ऑर्डर के अंदर है दोनों, आप ऐड करना दोनों वेक्टर का, तो नेट कितना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, से डायरेक्ट ऐड करो, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या बनता है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कर लिया राइट, चलो यहाँ कर देता हूँ साइड में। सेकंड नंबर केस, अगर दोनों एक्टर के एक्टर नहीं है, दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है, हाँ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाता है थीटा हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 180 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर इस वे के अंदर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस वे में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। अच्छा अब यहाँ पर 180 पुट करेंगे तो अपने पास r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, कितनी होती है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये -2ab का मतलब क्या हो गया, ये अपने पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो r इज इक्वल टू क्या बन गया, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, और क्या था स्क्वायर रूट था, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास a माइनस बी आ गया रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है। थर्ड पार्ट रहता है, अगर दोनों में एंगल 90 हो, अगर दोनों के अंदर एंगल क्या हो 90 हो, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना हो 90 का हो। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या रहेगा, मतलब ए वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का, तो उस केस में क्या रहेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, है ना, क्या होती है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया r स्क्वेयर, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये तो cos 90 सारा फैक्टर क्या बन गया अपने पास 0 ही बन गया, तो अपने पास r निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो इस वे के अंदर आप इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और आप उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो प्लीज़ एक बार इसको आप राइट कर लीजिए। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अब अपने पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है अपने, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ये अपने पास 4 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर इन सभी वेक्टर्स को क्या लगाना है, अपने सेम ऑर्डर के अंदर लगाना है। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भी आप वेक्टर्स को जब ऐड करते थे तो सेम ऑर्डर के अंदर वेक्टर लगाते थे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भी जब भी वेक्टर्स को लगाएंगे तो सेम ऑर्डर के अंदर लगाएंगे। सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर जब भी 2 वेक्टर्स को आप लगाते थे तो वो को इनिशियल वेक्टर एडजेसेंट साइड बना के लगाते थे। आई बात समझ में? तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर डिफरेंस क्या है।
एक्चुअल में तीनों लॉज के अंदर यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही आप करते हैं, ध्यान देना इस बात के ऊपर। ट्रायंगल पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करके आए हैं, उसके अंदर भी अपन ने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट करके ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से तो अपन ने क्या किया, उस लॉ को कंप्लीट किया। और आज भी अपन यही करने वाले हैं, पॉलीगन के अंदर भी यही करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास अब 4 वेक्टर्स हैं, ए बी सी और डी, 4 वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को सेम ऑर्डर के अंदर लगाएंगे। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अपन ने लगा दिया। इसके बाद ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को लगा दिया। इस वे के अंदर सेम ऑर्डर के अंदर लगाना है, क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, है ना। फोर्थ है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर को आपने ऐसे लगा दिया, समझ गए। अब ये चारों वेक्टर तो आपने लगा दिए, इन चारों वेक्टर को आपने लगाया भी क्या है, सेम ऑर्डर के अंदर है। अब इन चारों वेक्टर का जो ये ओपन शेप बन गई, इस ओपन शेप का जो क्लोजिंग शेप होगी, जो इस वेक्टर को क्या कर रही है, ये इनिशियल पॉइंट बन गया, ये अपना फाइनल पॉइंट। ये जो क्लोजिंग है इस शेप का, जो क्लोजिंग फैक्टर बने, साइड बनी क्लोजिंग साइड, ये बन गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, जो किस में है, अपोजिट ऑर्डर के अंदर। ये ऐसे चल रहे थे सेम ऑर्डर के अंदर, और ये किस में लिया अपन ने, अपोजिट ऑर्डर के अंदर लिया। तो यही बात यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर भी लिखी हुई है, क्या कहते हैं, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द ओपन पॉलीगन, नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, सभी वेक्टर्स को कैसे लिया अपन ने, सेम ऑर्डर के अंदर लिया, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड, और जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर के अंदर लिया, और इसको अपन क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए ऐड कैसे करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये अपने पास क्या बन गया, इनका डायगोनल, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या बन गया, डायगोनल। और अपने को पता है अगर सेम वेक्टर हो तो आप इसको सपोज बोलो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, समझ गए ये बात। अब अपने पास फाइनली शेप इन दोनों का तो अपन ने सम ये कर दिया, R1 वेक्टर आ गया। अब ये भी अपने पास क्या बन गया, सेकंड, है ना। ये ट्रायंगल और बन गई अपने पास, अगर इसको नाम दें अपन O, और इस पॉइंट को नाम दे दे कुछ भी, चलो पहले इसको बोल देते P, इसको नाम देते Q, R तो फिर है ही S, और T बोल देते हैं, चलो इसको, ठीक है। तो पहले तो OPQ के अंदर अपन ने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब अपने पास सेकंड ट्रायंगल बन गई OQS के अंदर, तो OQS के अंदर देखो ये एक साइड बन गई ट्रायंगल की, ये SQ दूसरी साइड बन गई, और उनका जो रिजल्टेंट है वो OS थर्ड साइड बन गई। तो रिजल्टेंट R2 किसके इक्वल आ गया, R2 वेक्टर। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा इसको करने में। तो ये तो राइट कर ली होगी आपने डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, राइट कर लिया करो साथ साथ, ठीक है। इस वे के अंदर मैं बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप बनाते हैं, ठीक है, समझने में इजी रहेगा। ये मेरे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और इनकी क्लोजिंग साइड ये अपने पास आर वेक्टर, जो अपोजिट ऑर्डर के अंदर लिया आर वेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं O पॉइंट, इसको नाम दे देते P, इसको नाम दे देते Q, इसको नाम दे दिया अपन S, और इसको नाम दे देते T का, ठीक है। अपने पास अब OPQ, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे पता है R1 वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, समझ गए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूं, तो अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास फाइनली अब जो शेप बन गई, देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं कि इन दोनों का तो सब मैंने निकाल ही दिया है, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर इसको और इस वेक्टर को, देखो इस वेक्टर का मेरे पास आंसर आ गया R1 वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है, तो ये मेरे पास सेकंड आ गया R2 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, A प्लस बी प्लस सी वेक्टर के, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर के, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को भी मैंने ऐड कर दिया बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब मेरे पास फाइनली शेप क्या रहेगी, ये चीज बनेगी अब मेरे पास, है ना। अब मुझे क्या करना है, फाइनली इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आर मेरे पास क्या होगा, इस आर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वेक्टर था और उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, डी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। मैंने 4 वेक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कहने को ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जिसके अंदर आप मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर यूज़ कौन सा लॉ करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से सभी को ऐड करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड जो रहेगा अपने पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई होप कि आपको ये तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।